गांव के बीचों बीच एक बड़ी हवेली थी, जहां हर कोई अपने अपने रंगों में रंगा हुआ था। बाहर से देखने पर परिवार एकदम खुशहाल लगता, मगर अंदर रिश्तों की दरारें धीरे धीरे चौड़ी हो रही थी। हे भगवान, मेरा घर हमेशा सुखी रहे। आने वाली मुसीबतों से मेरे परिवार की रक्षा करना। वाह भाभी, बहुत बढ़िया। पूजा पाठ कर लोगी तो सब सुखी हो जाएंगे। अरे, भगवान की भक्ति जरूर करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ भगवान भरोसे मत रहना। खाना पीना छोड़कर मेहनत और जिम्मेदारियों को भूलकर अगर सिर्फ पूजा पाठ में ही लगी रहेंगी तो घर कैसे चलेगा। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद मेहनत करता है। पूजा के साथ साथ घर गृहस्थी पर भी ध्यान देना जरूरी है। रीना, मैं तो बस मन की शांति के लिए करती हूँ, बाकी काम भी पूरे कर लूंगी। मन की शांति या भाभी जी का दिखावा? सब जानते हैं तुम कितनी बड़ी साध्वी हो। अरे इतनी सुबह सुबह घर में किचकिच। बहू, घर में शांति रखो, यही तेरी जिम्मेदारी है। जी बाबूजी। आरती सबका कहा चुपचाप सुन लेती थी, मगर यही चुप्पी धीरे धीरे उसके लिए भारी पड़ने वाली थी। रमेश खिड़की के पास बैठा गहरी सोच में डूबा है। उसका चेहरा गंभीर और आंखें कहीं दूर तक ताक रही हैं। तभी पीछे से धीरे धीरे आरती आती है। सुनिए, कल चौपाल पर सुना बाबूजी आपके लिए दूसरी शादी का सोच रहे हैं। क्या? ये कैसी बातें कर रही हो आरती? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, पर रीना ने ही कान में कहा। ये सब बकवास है। मेरी बीवी तुम हो, फिर ये दूसरी शादी कैसी? रमेश को पता नहीं था कि ये बकवास नहीं बल्कि आने वाले तूफान की आहट थी। मेरा बेटा रमेश बहुत सीधा है, उसे संभालने के लिए एक और बहू की जरूरत है। आरती कमजोर है, घर की बागडोर नहीं संभाल पा रही। धर्मपाल जी, मगर दूसरी शादी तो आरती के लिए अन्याय होगा। अन्याय? घर का नाम बड़ा है, इसे बचाने के लिए अगर दूसरी रानी लानी पड़ी तो लाएंगे। यही से शुरू हुआ खेल, घर की दूसरी रानी लाने का। अरे, आप तो रमेश जी है ना? आपके बारे में बहुत सुना है। जी, आप कौन? मैं राधा, शहर से आई हूँ। पिताजी का काम देख रही हूँ। राधा की मुस्कान रमेश के मन को भले न डिगा पाई, लेकिन उसके ससुर की नजरें उसी वक्त ठहर गई जब बाजार में उन्होंने राधा को रमेश के साथ देखा। तो ससुर जी को लगा कि बस आरती की जगह इसे ही दे दूं। वे घर पर आते हैं और घर में राधा की चर्चा करने लगते हैं। राधा, वो जो रामू चाचा के घर के बगल में रहती है, वही ना? हाँ, वही। वो तो बहुत सुंदर है और मैंने देखा है वो बहुत कामकाज करने वाली भी है। हमारी आरती की तरह कामचोर नहीं है। अगर वो घर में आ जाए तो घर सच में संवर जाएगा। आज से राधा हमारे घर की बहू होगी, रमेश की दूसरी पत्नी। बाबूजी, ये क्या अन्याय है मेरे साथ। आप जो कहते हैं मैं वही करती हूँ। रीता दीदी का भी हर हुक्म मानती हूँ। घर का सारा काम समय से पहले ही खत्म कर लेती हूँ। उन्हें भी मुझसे कोई शिकायत नहीं है। फिर ये सब क्यों बाबूजी? ऐसा मेरे साथ मत कीजिए बाबूजी। अन्याय नहीं, घर की इज्जत का सवाल है। बाबूजी, ये तो जबरदस्ती है। मैं आरती के साथ खुश हूँ। मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन मेरी भी जिद है, मैं तुम्हारी शादी राधा से करवा कर ही रहूँगा। कर लो ना भैया, आरती भाभी से तो वो बहुत अच्छी है। रीता, तुम अपने काम से काम रखो, अपना घर तो बसाना नहीं है। चली हो दूसरे का घर उजाड़ने। ठीक है, तू राधा से शादी नहीं करेगा ना? नहीं, ठीक है, फिर मैं भी तब तक अन्न का एक दाना अपने मुंह में नहीं डालूंगा जब तक तू मान नहीं जाता। पूरे 2 दिन हो गए, बाबूजी ने कुछ नहीं खाया। अब धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और एक दिन। सुनिए जी, जल्दी सुनिए। क्या हुआ? बाबूजी आंखें नहीं खोल रहे। क्या? रमेश बाबूजी के कमरे में जाता है
और आनन फानन में पास के ही डॉक्टर को बुलाकर दिखाता है। डॉक्टर साहब, मेरे बाबूजी को क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया है और ये बेहोश हो गए हैं। इनके खाने पीने का ध्यान दीजिए। बाबूजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आरती को मैं बहुत मानता हूँ। घर में दूसरी आ जाएगी तो फिर झगड़े होंगे, तू मैं होगी, अरे बहुत कुछ बिगड़ेगा। आप आगे की बात क्यों नहीं सोच रहे? मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। तुझे मानना है तो मान, वरना रहने दे। भैया मान जाओ ना, वरना बाबूजी को कुछ हो जाएगा। आरती रमेश को कमरे से बाहर ले जाती है और धीरे से कहती है, देखो जी, जो नसीब में लिखा है वो होकर ही रहेगा। इसे मैं और आप बदल नहीं सकते। अगर आपके नसीब में दूसरी शादी लिखी है तो वो होकर ही रहेगी, चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं। अभी हमारी भलाई इसी में है कि आप बाबूजी की बात मान ले, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। कल आप राधा को घर ला रहे हो तो ला रहे हो, बस। और आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, आपको मेरी कसम है। और इस तरह घर में आई दूसरी रानी। असली खेल अब शुरू होने वाला था। एक रात आरती और राधा रसोई में आमने सामने होती हैं। दीदी आप बहुत भली हैं, मगर ये घर संभालना आपके बस की बात नहीं है। देखिए, सब मुझसे कितनी जल्दी खुश हो जाएंगे। राधा, घर संभालना दिखावा नहीं, त्याग से होता है। त्याग से पेट नहीं भरता भाभी जी, शक्ति चाहिए, चाल चाहिए। आरती समझ गई कि अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। रात का समय, हवेली के अंधेरे कोने में किसी के कदमों की आहट। आरती देखती है कि राधा चुपचाप किसी को चिट्ठी दे रही है। ये राधा किससे मिल रही है और क्यों छिपाकर खत दे रही है? राधा की एंट्री ने हवेली की शांति को छीन लिया था। अब हर दिन नया तमाशा, नया खेल। जहां आरती पूजा में डूबी रहती, वहीं राधा साजिशें बुनने में। अम्मा देखिए ना, मैं सुबह से सारा काम कर रही हूँ। आरती भाभी तो बस पूजा पाठ में ही लगी रहती हैं। अम्मा, मैंने भी काम शुरू कर दिया है, पर राधा ने कह दिया कि उसे करने दीजिए। अरे भाभी, आप इतना नाराज क्यों होती हैं? मैं तो आपकी मदद करना चाहती हूँ। वाह राधा भाभी, आप तो सच में घर की लक्ष्मी हो। जो काम आरती भाभी सालों में नहीं कर सकी, आपने तो हफ्ते भर में कर दिखाया। आरती समझ चुकी थी कि ये सब चापलूसी का जाल है, मगर वो चुप रहती क्योंकि उसे भरोसा था कि सच कभी हारता नहीं। अभय, मुझे समझ में नहीं आता ये सब घर में क्या हो रहा है। मैं राधा से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। भैया, मुझे भी राधा पर शक है। मैंने कई बार देखा है कि वो चुपके से बाहर किसी से मिलती है। किससे? पता नहीं, लेकिन लगता है कोई राज है। भाई की ये बात रमेश के दिल में शक का बीज बो गई। योजना सफल हो रही है। जल्दी ही हवेली पर हमारा अधिकार होगा। घर के आंगन में ससुर और जेठानी सुनीता धीमी आवाज में आपस में बातें कर रहे हैं। दोनों के चेहरों पर गंभीरता साफ झलक रही है। उन्हें अंदाजा नहीं है कि खंबे के पीछे राधा चुपके से खड़ी सब कुछ सुन रही है। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक है और वो पूरी सावधानी से उनके शब्दों पर ध्यान लगाए हुए है। बाबूजी, मुझे लगता है आरती अब इस घर के लायक नहीं रही। राधा ही असली बहू है। सही कह रही हो, आरती बहुत कमजोर है। इस घर को अब मजबूत हाथों की जरूरत है। यही तो मैं चाहती थी। धीरे धीरे सब मेरे पक्ष में हो जाएंगे। राधा के मीठे बोल और चालाकी ने घर के बड़े बुजुर्गों को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया था। राधा, सच सच बताओ, तुम किससे मिलती हो रात को? आपको शक है मुझ पर? मैं तो बस मंदिर जाती हूँ, भगवान से प्रार्थना करने। अगर ऐसा है तो अगली बार मैं खुद देखूंगा। रमेश को राधा की आंखों में सच्चाई नहीं दिखती और उसका शक और गहरा होने लगा। रात को अभय और आरती चुपचाप राधा का पीछा करते हैं। राधा हवेली से निकलकर तालाब किनारे जाती है। वहाँ एक अजनबी आदमी उसका इंतजार कर रहा है। राधा, अब वक्त आ गया है। रमेश को अपने काबू में करो, वरना पूरी योजना बिगड़ जाएगी। सब तो मेरे चंगुल में आ गए हैं, लेकिन ये रमेश अभी तक मेरे काबू से बाहर है।
इतने दिन हो गए हैं तुम्हें, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाई। अगर कुछ नहीं किया होता ना तो घर के इतने लोग ऐसे ही मेरे साथ हैं क्या? जल्दी से अपना काम खत्म करो, हम लोग अपने मकसद से यहाँ आए हैं। तुम चिंता मत करो, जल्दी ही हमारी बंद किस्मत खुल जाएगी। ये हवेली जल्दी ही हमारी होगी। भाभी, अब साफ है, राधा कोई बड़ी साजिश रच रही है। हाँ भाई, लेकिन हमें सबूत चाहिए। बिना सबूत के कोई विश्वास नहीं करेगा। अगले दिन घर में पंडित जी आते हैं। धर्मपाल जी, ओ धर्मपाल जी, कहाँ हो? अरे पंडित जी, आप यहाँ? हाँ, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे भी मिल लो। हाँ, अच्छा किया पंडित जी, मैं भी आपके पास आने ही वाला था। बहुत दिनों से अपने घर की दशा आपसे नहीं जानी थी, तो सोचा कि आपसे मिलकर अपने परिवार के लिए पूछ लूं। अरे धर्मपाल जी, आपके घर की दशा ठीक नहीं है। 2 बहुओं में झगड़ा, रिश्तों में दरार, ये सब आने वाले संकट की निशानी है। तो उपाय बताइए पंडित जी। संकट का कारण कोई अपना ही है, सावधान रहिए। पंडित जी की ये बात सुनकर सब सोच में पड़ गए, मगर राधा हल्की सी मुस्कान दबा गई। आरती, तू ना होती तो आज अनर्थ हो जाता। ये औरत हर बार हीरोइन बन जाती है। हाँ। आरती ने अपने कर्मों से सबका दिल जीतने की कोशिश की, लेकिन राधा उसे बार बार गिराने का जाल बुन रही थी। रमेश को दरवाजे पर वही अजनबी आदमी दिखाई देता है। वो छिपकर सुनता है। राधा, अगर तुमने अब काम पूरा नहीं किया ना तो मैं सब राज खोल दूंगा। ओ भगवान, ये सच क्या है? राधा आखिर छुपा क्या रही है? अब रमेश का शक यकीन में बदल रहा था, लेकिन अभी भी वो राज पूरी तरह सामने नहीं था। रमेश एकदम से अपने घर वालों के सामने उस पर कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकता था, क्योंकि घर वाले राधा को बहुत मानते थे और रमेश के पास कोई सबूत नहीं था। लोग कहते हैं जो भी राधा से जुड़ा है वो हमेशा किसी न किसी राज में फंसा रहता है। आरती को ये सब पहले से पता था। राधा की हंसी में भी नकलीपन था और उसकी चालाक आंखें हर किसी को भांप लेती थी। हवेली के आंगन में राधा खड़ी तालाब की ओर देख रही है। सब मेरे जाल में फंस गए हैं, लेकिन रमेश अभी भी मेरे काबू से बाहर है। अगर उसे अपने हाथ में नहीं लिया ना तो हवेली पर कब्जा अधूरा रह जाएगा। राधा, जल्दी करो, रमेश को अपने वश में करो। हमारी योजना फेल नहीं होनी चाहिए। मैंने कोशिश की है, लेकिन वो आरती के मुंह में बंधा हुआ है। अगर हवेली पर हमारा कब्जा नहीं हुआ तो मेरा अतीत सबके सामने आ जाएगा। अब सच छिप नहीं सकेगा। अभय और मैं सब देख रहे हैं, कोई भी राज नहीं रह जाएगा। रमेश को कई दिनों से कुछ अजीब सा लग रहा था। राधा की मुस्कान में नकलीपन था। उसका व्यवहार भी हर दिन में बदलता जा रहा था। राधा के आंसू नकली हैं। अगर सच सामने नहीं आया तो मैं इस हवेली का और नुकसान नहीं होने दूंगा। आज ही सबको सच बताना होगा। रात हवेली का आंगन। रमेश सबको बुलाता है। राधा की आंखों में डर है। आज इस घर में सच बाहर आएगा। राधा, बताओ, कौन है वो आदमी जिससे तुम तालाब के किनारे मिलती हो? आप मुझे शक की नजरों से देख रहे हैं। वो भाई है मेरा, मुझसे बस हालचाल पूछने आता है। हाँ भैया, राधा सच कह रही होगी, भला वो झूठ क्यों बोलेगी? लेकिन मैंने तो खुद देखा है, वो चिट्ठी में हवेली पर कब्जा करने की बात कर रहा था। आरती, तो फिर वही झूठा आरोप। तू बस राधा को बदनाम करना चाहती है। रमेश का दिल कह रहा था कि राधा के आंसू नकली हैं। अगली रात अभय और आरती छुपकर राधा का पीछा करते हैं। तालाब किनारे वही अजनबी खड़ा है। राधा पास जाती है। राधा, जल्दी करो, रमेश को अपने वश में करो। हमारी योजना फेल नहीं होनी चाहिए। मैंने कोशिश की है, लेकिन वो आरती के मुंह में बंधा हुआ है। अगर हवेली पर हमारा कब्जा न हुआ तो तेरा अतीत सबके सामने आ जाएगा। अब सच छिप नहीं सकेगा, सब सामने आएगा। हम तैयार हैं। रमेश ने तय किया कि अगले दिन पूरे गांव के सामने सच सामने लाएगा। उसने अभय और आरती को समझाया कि सबूत जुटाकर रिकॉर्डिंग चलानी है। कल मैं पूरे गांव के सामने सच रखूंगा। राधा की नकली चेहरे की हकीकत सबके सामने आएगी। हम तैयार हैं, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अगले दिन हवेली का आंगन गांव वालों से भर गया।
आज मैं अपने घर का सच सबके सामने रखूंगा। सब सुनो और देखो। अरे ये तो राधा की साजिश थी। राधा, ये तू क्या कर रही थी? नहीं, ये सब झूठ है। अजनबी को पकड़कर जस तास के सामने लाया जाता है। हाँ, मैं ही राधा का साथी हूँ। हम हवेली पर कब्जा करना चाहते थे। राधा का मकसद सिर्फ धन और शान था। राधा रोते हुए ससुर के पैरों में गिर जाती है। बाबूजी, बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। तूने हमारे घर की नींव हिलाने की कोशिश की। तू इस घर की हवेली में रहने लायक नहीं। ननद रीना और जेठानी सुनीता शर्मिंदा होकर सिर झुका लेती हैं। आरती भाभी, हमसे गलती हुई है। हमने आपका अपमान किया है। गलती हर किसी से होती है। सच्चाई देर सबेर सामने आ ही जाती है। आरती ने साबित कर दिखाया कि सच्चाई और त्याग की ताकत सबसे बड़ी है। बहू आरती, हमने तुझे कमजोर समझा, मगर तू ही घर की असली रानी है। हाँ बेटा, तूने ही इस घर को टूटने से बचाया है। आज मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। तुम जैसी पत्नी ही परिवार की असली ढाल होती है। गांव की पंचायत फैसला देती है कि राधा अपने मायके लौट जाएगी। अजनबी को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। काश मैंने आरती की तरह धैर्य और सच्चाई का रास्ता चुना होता। घर तभी मजबूत रहता है जब उसमें प्यार, भरोसा और सतर्कता हो। चालाकी और लालच कभी सफल नहीं होते। हमारी समझदारी और एकता ही हमें सुरक्षित रख सकती है। हवेली में अब हमेशा के लिए शांति और सुरक्षा थी।